तो अब दूसरा चैप्टर जीवन की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ में सबसे पहली चीज हमने बताया कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। दूसरी चीज उससे जीवन की निरंतरता बनी हुई कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ है। दूसरी चीज है प्रजनन, वंश वृद्धि हो रही है तो प्रजनन क्रिया पौधों में अलैंगिक लैंगिक। अब यहाँ पर प्रजनन जो है अलैंगिक लैंगिक हमने बताया था, यहाँ पौधों में फूल वाला पौधा में लैंगिक प्रजनन हम लोग जानेंगे। पहले का हमारे दूसरे चैप्टर का सी नंबर पार्ट है। दूसरे चैप्टर का जीवन की निरंतरता में ए नंबर पार्ट था कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, बी नंबर पार्ट था प्रजनन रिप्रोडक्शन, और 2 का सी नंबर पार्ट है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा पहले फूल के भाग जानते हो, 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। पुमंग और जायांग को पुंकेसर चक्र और गर्भकेसर चक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कैलिक्स बाह्य दलपुंज, कोरोला दलपुंज, इंड्रोशियम पुमंग, गाइनोशियम जायांग। फूल के 2 सहायक भाग हैं, 2 आवश्यक भाग हैं। सहायक में हो गए बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये सहायता करते हैं। लेकिन वंश वृद्धि के लिए एक नर जननांग और एक मादा जननांग दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो नर जननांग है पुमंग और मादा जननांग है जायांग। एक फूल के चारों भाग में यहाँ एक टिपिकल में प्रारूपिक फूल के 4 भाग हैं। देखो ये दल है, जो पंखुड़ी होती है फूल की रंगीन विभिन्न रंगों की, वो पंखुड़ी उसको हम कहते हैं दल। एक को दल चक्र को सिंगल कहेंगे दल, जैसे दल चक्र को बाह्य दल चक्र, ये बाह्य दल जो हरे रंग का होता है, कली की अवस्था में जो फूल रहता है, जिसे जवाब फूल देखा होगा, कली की अवस्था में रहता है तो अंतर कली बंद, तो ऊपर से हरा जो भाग दिखाई देता है वो है दल चक्र, बाह्य दल चक्र, जिसको कैलिक्स कहते हैं। एक को उसमें कहते हैं सेपल सेपल माने बाह्य दल। कोरोला माने दलपुंज, पूरा जो पंखुड़ी फूल की है। एक को होते हैं दल पेटल पेटल, और पुंकेसर चक्र, एक को कहेंगे पुंकेसर स्टैमेन स्टैमेन, एक पुंकेसर। और ये हो गया एंड्रोशियम, संयुक्त में कहेंगे इंग्लिश में एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ कोई डॉक्टर हो तो कहते हैं गाइनो डॉक्टर हैं, देखो इंग्लिश में गाइनोशियम, गाइनो हो गया गाइनोशियम जायांग। एक को कहेंगे कार्पेल या पिस्टिल PISTIL, कार्पेल CARPEL। एक को सिंगुलर में कहेंगे तो पुंकेसर स्टैमेन और स्त्री केसर कार्पेल। यहाँ देखो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ये है तंतु, पुन तंतु कहते हैं, पुन तंतु फिलामेंट। इसके बाद है ये है परागकोश एंथर, बीच में जुड़ा रहता है एंथर भीतर में, उसको कहते हैं योजी कनेक्ट माने जोड़ने वाला। स्त्री केसर जिसको हमने बताया कार्पेल, उसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र, लंबी नली जैसी रचना वर्तिका, और नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय ओवरी। स्टिग्मा ऊपरी हिस्सा वर्तिका का स्टिग्मा, इसके बाद लंबी सी नली जैसी पतली नली जैसी रचना स्टाइल वर्तिका का अगला हिस्सा वर्तिकाग्र स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ये सामान्य फूल के भाग हो गए, सामान्य फूल के भाग। इसमें हमने क्या बताया पुंकेसर स्टैमेन, उसको मिला देंगे तो पुमंग बन जाएगा, या पुंकेसर चक्र कहेंगे संयुक्त रूप में, और जायांग या स्त्री केसर चक्र या गर्भकेसर चक्र। अब इसमें फूल के आगे हम भाग बता रहे हैं कि जब प्रजनन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी तो किस तरह से होगा। अब फूल है क्या चीज? प्ररोह माने जमीन को ऊपर कैसा, प्ररोह का समपरिवर्तित रूप ही फूल कहलाता है, जो पौधे का प्रजनन अंग होता है। प्ररोह का समपरिवर्तित रूप, शूट SHOOT, शूट माने प्ररोह का मॉडिफाइड रूप, जो पौधे की वंश वृद्धि जनन का कार्य करता है, उसे हम पुष्प कहते हैं। सबसे खूबसूरत भाग
फूल कहलाता है पौधे का, जननांग है। अब फूल में जो पराग कोश है नर भाग, उसमें पराग कण बनते हैं पोलन ग्रेन, अंग्रेजी में कहेंगे पोलन ग्रेन। और जो मादा भाग है अंडाशय, अंडाशय के अंदर भीतर बीजांड होता है और बीजांड के भीतर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक, एक होता है भ्रूण कोश उसको कहते हैं इंडोस्पर्म, एक होता है भ्रूण कोश थैला कोश एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होती है और कोशिकाएं भी हम बताएंगे। तो वहाँ जानोगे अंड कोशिका जो मादा जननांग और पॉलन ग्रेन परागकण पराग कोश के अंदर बनते हैं। तो पराग कोश से जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो विभिन्न विधियों से निकलते हैं परागकण वहाँ से निकलते हैं पीले रंग के, देखा होगा फूल में पीले रंग के होते हैं। तो परागकण निकलेंगे तो विभिन्न माध्यमों से मादा के स्टिग्मा पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। तो परागकण का पराग कोश से निकलकर विभिन्न विधियों से मादा फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। एक है परागकण, क्रिया है परागण, पॉलिनेशन। फूल के नर भाग से परागकणों का मादा के स्टिग्मा पर पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब देखो परागण दो तरह का होगा, परागण पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक होगा स्वपरागण, एक होगा पर परागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण का मतलब एक फूल है, सपोज करो जवा का फूल है, गुलाब का फूल है, जो भी फूल है, तो उस फूल से पूर्ण फूल होगा। दो तरह का फूल होता है ना, पूर्ण फूल जिसमें पुमंग जाएंग दोनों हैं, बाजलपुंज पुमंग जाएंग दोनों हैं, और जिसमें से पुमंग और जाएंग में से एक नहीं है तो उसको अपूर्ण कहेंगे। तो पूर्ण फूल में स्वपरागण होगा निश्चित, पर परागण भी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। एक ही डाली पर कई फूल लगे हैं, एक पौधे पर 20-25 फूल लग सकते हैं। तो अपने ही फूल का परागकण अपने ही फूल की स्टिग्मा पर जाए तो उसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। और अगर अच्छा एक बात, एक फूल पूरा है तो इसी फूल का परागकण इसी के स्टिग्मा पर गया, या इस फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गया तो भी स्वपरागण होगा। यहाँ देखो एक डायग्राम के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया है। ये फूल है, सपोज करो कोई भी एक फूल है, इसमें परागकण है, तो परागकण हमने तीर से ऐसे दिखाया है, ये परागकण निकले और इसी पर आ गए, इसी फूल पर आ गए, इस स्वपरागण हुआ ठीक। लेकिन इसी पर दूसरे फूल भी कई लगे हैं, इससे परागकण निकल करके इसी फूल पर आ गया, इसी पौधे के दूसरे फूल पर आ गया तो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, स्वपरागण हुआ। लेकिन इस फूल का परागकण अपने ही जाति यहाँ ध्यान रखना होगा, अपने ही जाति के दूसरे फूल के दूसरे पौधे पर स्थित फूल के स्टिग्मा पर जाए। अब यहाँ से निकला परागकण और यहाँ से निकला और इस पर आ गया, यहाँ से निकला और इस पर आ गया, दोनों अलग अलग पौधे हैं। तो यहाँ समझ लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये कि अपने ही फूल का अपने ही फूल पर, या उसी डाली पर अन्य डाली पर लगे हुए उसी पौधे पर दूसरे फूल पर गिरा, ये भी स्वपरागण हुआ। लेकिन जब इस फूल का परागकण दूसरे पौधे पर स्थित अपने जाति के स्टिग्मा पर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पर है स्वपरागण और परपरागण के कुछ मेरिट और डिमेरिट हैं, यह बहुत जरूरी है जानना परीक्षा की दृष्टि से। जैसे स्वपरागण का गुण क्या है, इसमें परागण की क्रिया निश्चित है, क्योंकि उस पर फूल गिरेगा आसानी से हो जाएगा। इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम से कम है, क्योंकि परागकण ज़्यादा उसमें एजेंट की बाह्य कारक की तो जरूरत है नहीं, किसी कारक की जरूरत नहीं है, उसी को गिर रहा है, तो इसलिए इसमें परागकण नष्ट नहीं होंगे, कम से कम नष्ट होगी। और वंश वृद्धि की निश्चितता बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है निश्चित रूप से। और परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम से कम रहती है, परागकण ज़्यादा नष्ट नहीं हो पाते, स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। लेकिन इसमें दोष भी तो है। दोष ये है कि इसमें नई नई जाति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि भिन्नता तो नहीं आ रही, अपने जैसे पौधा बनाता चला जाएगा। लेकिन उसमें मेरिट जो है, थोड़ा विकसित पौधे बिना क्रॉस के नहीं पैदा हो पाते हैं, तो इसकी डिमेरिट भी है और मेरिट भी है। और इसमें दूसरी चीज पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि इसमें परागकण के लिए बाह्य कारक की जरूरत है, और स्वपरागण में बाह्य कारक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी कारक के बिना हो जाते ही मेरिट कही जाएंगे। लेकिन डिमेरिट है कि नए नए पौधे, नए नए गुण, और पौधों में वातावरण के अनुसार अपने को एडॉप्ट करने की क्षमता भी कम स्वपरागण वाले पौधों में पाई जाएगी। पर परागण में क्या होगा, मेरिट इसकी है
इसमें अच्छे अच्छे नस्ल के अच्छे अच्छे गुणों के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे पर परागण द्वारा जो उत्पन्न पौधे होंगे वो वातावरण में अपने को एडजस्ट करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, वातावरण में इन्वायरमेंट में अपने को स्थापित करने में सुविधा होगी। लेकिन इसकी डिमेरिट है कि इसमें बिना एजेंट के, बिना कारक के ये पर परागण नहीं होगा। चाहे कीट हो, चाहे हवा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जल हो, 4 तरह का हम अभी बता रहे हैं। तो ये उसको बाह्य कारक की जरूरत पड़ती है और इसमें परागण ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट होने की भी आवश्यकता रहती है। और संभव है कि निश्चितता भी न हो कि नहीं परागण, क्रॉस पॉलिनेशन में परागण होगा ही होगा, ये भी निश्चितता नहीं होती है। ये हो गया मेरिट और डिमेरिट। लेकिन यहाँ हमको हेडिंग के रूप में हमने क्या था जो सिलेबस में दिया हुआ है, स्वपरागण और परपरागण के गुण दोष में दिया है कारक फैक्टर, क्या दिया है, साधनों की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ एजेंट। पहला जो स्वपरागण में किसी एजेंट की जरूरत, साधन की जरूरत नहीं है। परपरागण में बिना बाह्य कारक के, बिना एजेंट के संभव नहीं है। तो इसमें एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसमें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। संतानों में नए लक्षण का समावेश, अभी हमने बताया ना कि स्वपरागण में संतानों में नए लक्षण की उत्पत्ति नहीं होगी, जबकि परपरागण में नए लक्षणों का समावेश होगा। इसलिए ये 2 पॉइंट को एकदम मस्तिष्क में रखना है। ऐसे ज़्यादा हम जाने कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उसको हमको जानना ही पड़ेगा। अब आइए परागण के साधन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट है, साधन है, बिना साधन के परागण क्रिया नहीं हो रही है। तो साधन होगा तो वास्तव में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए साधन ज़्यादा जरूरी पड़ता है। स्वपरागण के लिए साधन होगा लेकिन नितांत आवश्यक नहीं है, लेकिन परपरागण के लिए एकदम कंपल्सरी, बिना साधन के होगा ही नहीं। अब देखो 4 साधन तुम्हारे सिलेबस में है। पहला है एजेंट वायु, दूसरा है जल, वायु मान एयर, वाटर, इंसेक्ट स्कूल और बर्ड। ये 4 एजेंट हैं। तो चारों किसमें होगा जो हमारा सिलेबस में उसको कंपल्सरी, उसके अलावा भले है, लेकिन 4 एजेंट चारों का नाम। वायु द्वारा होगा धान में पैडी, PADDY, पैडी मान धान। जल होगा हाइड्रिला, ये पानी पाने वाला पौधा है। कीट द्वारा होगा आम में, मैंगो में। और पक्षी द्वारा होगा सिमुल जिसको सेमल कहते हो, सिमुल वही सिमुल है, लेकिन किताब में शिमुल ही दिया हुआ है, इसलिए शिमुल, SHIMUL, सिमुल। अब देखो धान द्वारा जो पौधा, वायु द्वारा जब धान में परागण होगा तो उसका नाम क्या होगा, वायु परागण। लेकिन इसको इंग्लिश याद करोगे, एनिमोफिली, PHILY, फिली मान होता प्रेम, फिलस प्रेम करना, ये हवा से उसका प्रेम है, पराग करना। सब में फिली शब्द हो, जितने भी PHILY सब चारों जुड़ा रहेगा। वायु परागण, एनिमोफिली। जल परागण, हाइड्रो माने पानी होता है, हाइड्रो पहले से जानते हो, हाइड्रोफिली जल परागण। कीट परागण इंटोमोफिली, यह देखो इंटोमो, ENTOMO, इंटोमोफिली। और पक्षी परागण ऑर्निथोफिली। देखो किताब में गाइड में कहीं अपराध है, कहीं मिसप्रिंटिंग हो जाती है, जो गाइड उनको है उसमें गाइड में मिसप्रिंटिंग कहीं गए है, ऑर्निथोफिली उसमें छप गया, ऑर्निथोफिली, यहाँ सुधार लेना होगा, क्लास में रहता सुधार देता। ऑर्निथोफिली, ORNITHOPHILY, ओरिंथो किताब में छपा हुआ, लेकिन ऑर्निथोफिली होना चाहिए। अब इस तरह से 4 तरह के परागण याद करना, वायु, जल, कीट और पक्षी साधन है, एजेंट हैं। वायु द्वारा होगा धान में, जल द्वारा होगा हाइड्रिला में, कीट द्वारा होगा आम में, पक्षी द्वारा होगा सिमुल में, सेवल जिसको कहते हैं, सेवल का है। वायु परागण एनिमोफिली, जल परागण को हाइड्रोफिली, कीट परागण को इंटोमोफिली, पक्षी परागण को ऑर्निथोफिली। इस तरह 4 परागण। अब आइए निषेचन और एक नए पौधे का निर्माण, किस तरह से फूल में निषेचन होगा और किस तरह से नया पौधा बनेगा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानेंगे। अब देखिए निषेचन की क्रिया, निषेचन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पहले निषेचन कोई बात निकालिए, फर्टिलाइजेशन, फूल के नर जनन फूल का हुआ, उससे परागकण बनते हैं, मादा के अंदर जाएंगे, तो नर गैमीट का मादा गैमीट के साथ मिलकर
जाइगोट निर्माण करने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इतना लिखना ही पड़ेगा, जाइगोट निर्माण नहीं हुआ तो निषेचन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फूल के नर गैमीट का मादा गैमीट के साथ संयुग्मन करके, फ्यूजन करके जाइगोट निर्माण करने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अब देखो, निषेचन के लिए फूल का एक भाग जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, सर्वप्रथम जब परागकण, चाहे स्वपरागण हो चाहे क्रॉस पर परागण हो, परागकण स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। अब यहाँ एक बात जानिए, परागकण के अंदर केंद्रक है। जैसे केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो विभाजन होगा केंद्रक का, तो परागकण के अंदर दो केंद्रक हैं, दो न्यूक्लियस हैं। एक है जेनरेटिव न्यूक्लियस, जिसको जनन केंद्रक हिंदी में कहेंगे, जनन केंद्रक। और परागकण की अगर छोटी सी एक बात देखें तो परागकण की रचना है, इसके बाहर ऐसे ऐसे वाल होती है, इसको कहते हैं बाह्य चोल, अभी तक कहते हैं अंतःचोल। बाह्य चोल और अंतःचोल, एक्साइन और इंटाइन, दो आवरण होते हैं। परागकण के अंदर दो केंद्रक हैं, ठीक है। एक को कहते हैं जनन केंद्रक, एक को कहते हैं वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस। जब परागकण परागकोश के अंदर परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश फटता है, और चाहे पक्षी हो, चाहे जल में रहने वाले जल परागण हो, चाहे कीट परागण हो, चाहे वायु परागण हो, चार एजेंट जो हमने बताया, इन विधियों से स्टिग्मा पहुंच गए। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद स्टिग्मा फूल के का जो वर्तिका का हिस्सा होता है, वहाँ एक चिपचिपा हलसलसा पदार्थ निकलता रहता है, परागकण उसी पर चिपक जाते हैं। कई परागकण जाएंगे, नो डाउट, बहुत से परागकण उस पर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंकुरित होकर के एक परागकण से परागनलिका बनती है, और उसी समय ये कुछ द्रव पदार्थ जो निकलता है उसको सोख करके फूलता है। जब फूलता है तो इसकी इंटाइन फटती है नली के रूप में, और जहाँ पतली भित्ति होती है, जैसे यहाँ जगह जगह इसमें पतली भित्ति होती है, तो इसको छेद करके परागनलिका ऐसे बन जाती है। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो खत्म हो जाता है, और वर्धी केंद्रक समाप्त हो जाता है, और जो जनन केंद्रक है, जनरेटिव न्यूक्लियस, वो नली में चला जाता है, उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, नलिका केंद्र। अब इसे फिर मियोसिस विभाजन होगा, आप जानते हो ये जनन की कोशिका मियोसिस विभाजन होगा, उससे अब उससे इस नलिका केंद्र के यहाँ चला आता है। इतनी बात पहले जानिए। अब परागकण यहाँ आ गया ना, कई परागकण अंकुरित हुए, लेकिन एक परागनलिका ऐसे निकली। ये स्टिग्मा है, फूल का स्टिग्मा, वर्तिकाग्र भाग है, वर्तिकाग्र, इसको क्या कहोगे, वर्तिकाग्र। स्टिग्मा है, इसको जानिए, वर्तिकाग्र है। और ये वर्तिका है, माने स्टाइल, इसको स्टाइल कहते हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका। परागनलिका यहाँ से देखो, परागनलिका, पॉलिन ट्यूब। तो ये केंद्र जो है दोनों तो भाग में बढ़ करके, इसको हम नर गैमीट कहेंगे, मेल गैमीट, जान जाए गैमीट बन गए, क्योंकि इसमें मियोसिस विभाजन हुआ तो गैमीट का निर्माण होता है। नर गैमीट परागनलिका में के साथ आगे बढ़ने लगे। अच्छा, अब अंडाशय, फूल का एक फूला हुआ हिस्सा अंडाशय है, अंडाशय के भीतर बीजांड है, ओव्यूल बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सेल, ये हमने लिखा भ्रूण कोश, ये हमने लिख दिया बीजांड। अब इस भ्रूण कोश के अंदर 8 कोशिकाएं हैं। बीजांड के अंदर बीजांड द्वार है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार। जब परागनलिका जाएगी तो बीजांड द्वार के यहाँ जाके मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखिए, बीजांड द्वार के पास ही मिलेगी। अब बीजांड द्वार जिधर भी हो, ऐसा नहीं कि हमने चित्र में बनाया कि यही बीजांड द्वार होगा, यहाँ मिल गई। इसका बीजांड द्वार अगर इधर रहेगा नीचे यहाँ, तो ये परागनलिका घूम करके अब यहाँ आएगी। इस बात को एक तरह की ये मूवमेंट है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट एक तरह की यहाँ हो जाएगी। केमिकल सब्सटेंस पाता है पौधे के परागनलिका, केमिकल रासायनिक पदार्थ के द्वारा वो ट्रॉपिक मूवमेंट में वृद्धि होती है, वृद्धि होगी। परागनलिका का ये आपके सिलेबस में नहीं था, हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक ही पढ़े थे। कीमोट्रॉपिक, कीमोनेस्टिक पढ़े हो कीटभक्षी पौधों में,
कीमोट्राफिक मूवमेंट है। क्यों परागनलिका बीजांड द्वार के पास जाती है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ पाती है और वहाँ धीरे धीरे अब जिधर जिधर बीजांड द्वार रहेगा माइक्रोपाइल, यहाँ हमने बीजांड द्वार एक ही जगह बनाया जा सकता रहेगा, यहाँ ऊपर ही दिखाया गया है। सीधे परागनलिका यहाँ आ गई। अगर हमने बताया बीजांड द्वार नीचे रहेगा तो नीचे आ जाएगी। अब भ्रूण कोश के अंदर 8 कोशिकाएं हैं। 8 कोशिकाएं बीजांड द्वार जिधर है उसके विपरीत सिरे पर एंटीपोडल सेल प्रतिमुख 3 कोशिकाएं होती हैं। यहाँ हमने नाम लिखा एंटीपोडल कोशिकाएं हैं 3 है, 3 की संख्या होती है गिन करके। बीच में इसके केंद्र में केंद्रक होता है, 2 आपस में मिलते हैं यन या यक्स तो 2x हो जाते हैं या 2n कह सकते हो। डिप्लॉयड उसका नाम है पोलर केंद्रक, पोलर न्यूक्लियस, या उसको कहते हैं निर्दिष्ट केंद्रक। निर्दिष्ट केंद्रक डेफिनेटिव न्यूक्लियस, निर्दिष्ट केंद्रक या निश्चित केंद्रक डेफिनेटिव न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस को ही कहते हैं। तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर 3 एंटीपोडल कोशिकाएं, उसके मध्य में इसके भ्रूण कोश के मध्य में 2 यानी हेप्लॉइड केंद्रक आपस में मिले रहते हैं, उसको हम कहते हैं पोलर केंद्रक या निर्दिष्ट केंद्रक। और जिधर बीजांड द्वार है जहाँ परागनलिका मिलती है वहाँ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 नीचे, 2 बीच में 5 और 3 ऊपर 8 कोशिकाएं होती है टोटल। तो बीजांड द्वार के पास 3 कोशिकाएं हैं, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका को सिनर्जिस्ट कहते हैं। सिनर्जिस्ट हमने अंग्रेजी में यहाँ लिख दिया है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो सहायक कोशिकाएं। चूंकि 2 हैं इसलिए बहुवचन में हमने लिख दिया सिनर्जिस्ट। अंग्रेजी में तुमको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए सिनर्जिट्स हमने लिखा, सिनर्जिट्स। और एक अंड कोशिका बड़ी होती है, 2 थोड़ा छोटे छोटे होते हैं, एक बड़ी अंड कोशिका, एक सेल। ये रचना कुछ रहेगी तभी ना निषेचन समझ में आएगा, इतनी चीजें जानेंगे। अब देखिए पराग कण के अंदर दो केंद्रक हैं जिसको नरगैमिट कहते हैं, परागनलिका के साथ यहाँ आते हैं। जैसे ही बीजांड द्वार के पास परागनलिका आती है उसको स्पर्श करती है, परागनलिका का सिरा और भ्रूण कोश का सिरा गल जाता है, जिससे पराग कण के दोनों के अंदर जो नरगैमिट हैं, अब यहाँ 2 नरगैमिट हमने लिखा नहीं नरगैमिट लिख दिए हैं, ये 2 नरगैमिट इसके अंदर ऐसे दिखाई दे, नरगैमिट मेल गैमिट है। ये दोनों नरगैमिट कहाँ चले गए, भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र हो गए। अब इन द मीन टाइम उसी समय 2 जो सहायक कोशिकाएं अपने आप गायब हो गई। अब 3 जो दूसरे सिरे पर प्रतिमुख माने एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी गायब हो गई। तो बचा क्या, 3 गायब हो गई और 2 गायब हो गई, 5 गायब हो गई, 3 बचे। एक अंड कोशिका बची और बीच में दोनों आपस में हेप्लॉइड मिलकर 2n, उसको अलग हम नहीं करेंगे, 2n पोलर केंद्र बच गए, बस 2 बचे। अब पराग कण के भी 2 नरगैमिट हैं, एक नरगैमिट अंड कोशिका से मिलता है तो जायगोट बनता है। एक पहला निषेचन हो गया, इसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा हमने बताया, नरगैमिट का मादा गैमिट के साथ संयुक्त होकर जायगोट बनाने की क्रिया। दूसरा जो नरगैमिट बचा वह दूसरा नरगैमिट बीच में जो पोलर न्यूक्लियस है उसके साथ मिल गया और मिलकर के क्या बना लिया, भ्रूण कोश केंद्र। इसके साथ मिला नरगैमिट, इसके साथ नरगैमिट यहाँ लिख के बता रहे हैं, इसके साथ एक नरगैमिट मिला तो इससे बना भ्रूण कोश केंद्रक। भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण कर दिया। इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस है भ्रूण कोश केंद्र, इंडोस्पर्म। ये पढ़ा होगा भ्रूण कोशी बीज और भ्रूण कोशी बीज, ऐसा भी सुने होंगे। भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूण कोश केंद्र बन गया, द्वारा निषेचन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। पराग कण के एक नरगैमिट का अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करके जायगोट निर्माण करने तथा दूसरे नरगैमिट का निर्दिष्ट केंद्रक पोलर केंद्रक के साथ संयुक्त होकर भ्रूण कोश केंद्रक निर्माण करने की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन की क्रिया के पश्चात, अब निषेचन जब हो गया तो फूल के और जो भाग हैं, ये 4 भागों में नहीं बनाया, माने बाह्य दल टेक्निकली आपको मिलेगा, बाह्य दल भी मिलेगा, पुंकेसर का केवल हिस्सा हमने एक ही जगह दिखाया है। तो अब ये पूरा जो अंडाशय ऐसे बंद हो जाएगा, देख लीजिए। निषेचन के पश्चात क्या होगा, अंडाशय जो है पूरा बंद हो जाएगा चारों तरफ से, और इसके अंदर बीजांड है, निषेचन हो गया, पूरा अंडाशय सब बंद हो जाएगा और फूल के अन्य भाग सूख करके ऑटोमेटिक गिर जाएंगे अपने आप और कुछ नहीं रहेगा। तो अंडाशय
जब निषेचन हो गया तो अंडाशय, पूरा अंडाशय फल बना लिया, और बीजांड चूंकि अंडाशय के अंदर है, बीजांड से भी जितने बीजांड रहेंगे उतने बीज बने बीजांड जाओ। जैसे आम में एक बीजांड है, एक बीज बना, पपीता के अंदर बहुत से बीजांड है, अमरूद के अंदर बहुत से बीजांड है, टमाटर के अंदर बहुत से बीजांड, जिसके अंदर जितना बीजांड है, मटर के अंदर एक फली जो छिमी उसकी होती है, उसके अंदर जितना बीजांड है उतना मटर। तो अंडाशय से फल और बीजांड से, जैसे मटर की जो छिमी है वो फल है, फल के अंदर बीज है, तो बाहर से फल और अंदर से बीज का निर्माण हो गया। निषेचन के पश्चात दोहरा निषेचन हुआ, अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण हो गया, और यह बीज जब परिपक्व हो गया तो अनुकूल परिस्थितियों में यही बीज अंकुरित होकर के नए नए पौधे का निर्माण करता है। अभी हमने क्या बताया था, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया और नए नए पौधों का निर्माण। तो निषेचन की क्रिया हो गई और नया पौधा का निर्माण हो गया। खूब संक्षेप में अगर एक बार जाने, फूल का नर जननम, उमंग, मादा जननम, जयम। उमंग में को स्टैमिन, पुंकेसर, और मिलाकर एक साथ जायांग को सिंगुलर में कॉर्पेल या स्त्री केसर कहते हैं। नर जननम जो पुंकेसर है उसमें परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकण विभिन्न विधियों से मादा फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचाए जाते हैं। वर्तिकाग्र से परागनलिका अंकुरित होती है, परागनलिका निकलती है जो स्टाइल यानी वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार के पास, अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड द्वार के पास जाकर मिलती है। परागकण के अंदर 2 गैमीट, नर गैमीट होते हैं, और भ्रूणकोश जो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है उसके अंदर बीजांड द्वार के पास 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका होती है। मध्य में 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, 2 पोलर केंद्रक या निर्दिष्ट केंद्रक होते हैं, और विपरीत सिरे पर 3 एंटीपोलर कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही परागकण के दोनों केंद्रक भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करते हैं, सहायक कोशिकाएं और एंटीपोलर कोशिकाएं गायब हो जाती हैं। तो एक परागकण अन्य कोशिका के साथ मिलकर जायगोट बनाता है, और दूसरा परागकण निर्दिष्ट केंद्र के साथ मिलकर के भ्रूणकोश केंद्र बनाता है, भ्रूणकोश केंद्र बनाता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या ट्रिप्लॉइड होगी। ट्रिप्लॉइड क्योंकि डुप्लॉइड पहले से है, एक हेप्लॉइड मिल गया, ट्रिप्लॉइड 3n लिखेंगे, ट्रिप्लॉइड। यहाँ इसकी कोशिका क्या है, 3n, ट्रिप्लॉइड यहाँ क्या होगा, डिप्लॉइड। ये तो डिप्लॉइड थे, लेकिन ये जायगोट जो बनेगा उसमें डिप्लॉइड होंगे। निषेचन के पश्चात संपूर्ण अंडाशय चारों ओर से बंद हो जाता है, फूल के अन्य भाग सूख कर गिर जाते हैं। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। यह बीज परिपक्व होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए नए पौधे का निर्माण कर देता है। यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे।